हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो है दिल्ली की जो शराब घोटाला हुआ दिल्ली में उसके बारे में। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर या कई जगह पर आपने या रिपोर्टिंग देखी होगी, लेकिन इतना समय, इतनी लंबी, इतने 1000 पेज की रिपोर्ट अगर सीबीआई या ईडी सबमिट कर रही है तो उसको कौन पढ़े और कौन समझे। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इस पूरे स्कैम को बहुत ही कम समय में ब्रीफ कर दूंगा और इस तरह से ब्रीफ करूँ आप समझ जाएंगे क्या हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है, खुद डिसाइड करेंगे। और आपको कोई ऐसे एग्ज़ाम नहीं देने जहां पर आप कोई फिगर या कोई किसी का नाम आपको पूछा जाए, आप उसमें आंसर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा कि असलियत में जो दिल्ली शराब घोटाला है उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली शराब घोटाला वास्तव में क्या था और उसकी क्या सच्चाई थी। दोस्तों, काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो बना रहा हूं मैं और इसमें सबसे पहली बात कि देखिए, घोटाला हुआ काफ़ी समय से, 2-3 साल से चल रहा था और उसके बाद ईडी ने, सीबीआई ने कुछ चार्जशीट फाइल करी, एफआईआर दर्ज करी, उनको गिरफ्तार भी कर लिया। आपके बड़े बड़े नेता इस समय इसी घोटाले के उसमें जेल में हैं। अब ये सच में हुआ या ना हुआ उसको हम बात करते हैं और आप खुद डिसाइड करिएगा। देखिए, क्या था दिल्ली में, जैसे बहुत सारे परिवर्तन आपने देखे, चाहे वो स्कूलों के नाम पे हो, चाहे वो सड़कों के नाम पे हो, चाहे वहाँ पे वो हॉस्पिटल्स के नाम पर हो, बिजली मुफ्त या जो भी है। तो एक नई महत्वाकांक्षी सरकार आई और वो उसके जो सेकंड टर्म्स में जो चल रही है, और उस सरकार ने कुछ परिवर्तन ऐसे किए जो दुनिया में दिखाई दिए। और जब शुरू में सरकार बनी थी तो विदेशों से भी बहुत फंडिंग आई थी। आराम से उन्होंने एक स्टेट में इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए, क्योंकि इलेक्शन में काफ़ी पैसा खर्च होता है। अब वो जब जीत गए तो वहाँ पे सरकार चलाते, अच्छे अच्छे काम कर रहे थे। अब पॉलिटिकल राइवलरी तो होती है और पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा भी होती है। कोई अगर पार्षद बनता है तो फिर उसके बाद नगर पंचायत, इस तरह करते करते एमएलए करते, एमपी करते फिर प्रधानमंत्री के भी ख्वाब देखते हैं और जब रिटायर हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के भी ख्वाब देखते हैं। यही सब कुछ आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ भी होना स्वाभाविक था। अब बात आती है कि दिल्ली, पंजाब, अब अन्य कौन सा स्टेट। तो बात उस समय की हम कर रहे हैं जिस समय गोवा में इलेक्शन होने वाले थे। इन इलेक्शंस के लिए फंडिंग चाहिए थी। इसी दौरान दिल्ली की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेस नहीं होंगे तो अपना काम कैसे करेगी, तो उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ऐसा पाया कि जो दिल्ली की लिक्वर पॉलिसी है, जो शराब नीति है, उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जिससे दिल्ली सरकार की जो इनकम है वो बढ़ जाए। तो क्या हुआ, पुरानी जो पॉलिसी थी उसको रिवाइव करके नई पॉलिसी लाई गई। अब नई पॉलिसी जो लाई गई उसके मुख्य बिंदु क्या थे? मुख्य बिंदु ये थे कि पहले दिल्ली में सरकार जो है शराब बेचती थी, प्राइवेट लोग शराब नहीं बेचते थे। बाद में क्या हुआ कि सरकार ने सोचा कि इसको हम प्राइवेट लोगों के लिए भी ओपन कर देते हैं। दिल्ली के आसपास के इलाके, अगर हम बात करें गुड़गांव, हरियाणा, इस तरफ के जो इलाके थे, वहाँ पर शराब की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी और वहाँ से कंजम्पशन हो करके दिल्ली आता था। तो दिल्ली में कंजम्पशन कम होता था कि इसके प्राइस जो थे वहाँ ज़्यादा थे, दुकानें कम थी। केवल सरकार के जो होलसेलर थे वही जो है इसको मेंटेन करते थे, वही शराब बेचते थे। तो इस पॉलिसी में सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया कि भैया इसको आम पब्लिक के लिए, प्राइवेट लोगों के लिए खोल दिया जाए। बहुत बढ़िया। और उसमें होलसेल रेट पर 5% का जो कमीशन वहाँ पे बोला गया उनको मिलेगा। अब इससे क्या हुआ, इसके अलावा जो ड्राई डे होते हैं, जैसे और जगह देखा जाए तो ड्राई डे केवल 3 दिन होते हैं और दिल्ली में ड्राई डे काफ़ी ज़्यादा थे, तो उन ड्राई डे को भी कम किया गया। उसके अलावा जो ये पॉलिसी थी उसमें रात के 3 बजे तक जो है शराब बेचने की अनुमति दी गई और लाइसेंस बढ़ाए गए बहुत सारे। तो क्या हुआ, इस दौरान बहुत सारे लाइसेंस बटे। अब जब लाइसेंस बटेंगे, शराब के लाइसेंस बटेंगे, तो हम आप तो क्या लेंगे, वही लेंगे जो इस लाइन में पहले से है या पैसे वाले हैं या सूखदार है या पॉलिटिशियंस है। उन्होंने सबने अपने अपने अप्लाई किया और बहुत सारे लाइसेंस मिले भी लोगों को। यहाँ पर भी कुछ पॉलिटिकल फेवर हुए होंगे, मैं इस बात को बिल्कुल मना नहीं करता। अब लाइसेंस मिल गए, उसमें बहुत सारी दुकानें खुली। दुकानें तो खुल गई लेकिन बहुत जगह विरोध हुआ, क्योंकि पहले बहुत कम दुकानें थी, अब दुकानें बहुत बढ़ गई। तो कई दुकानें ऐसी जगह पे खुली, स्कूल के पास खुल गई, मंदिर के पास खुल गई। तो वहाँ पे सोसाइटी के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो कुछ दुकानों के लाइसेंस या तो वो दुकानें खुल नहीं पाई या लाइसेंस रद्द किए गए। ऐसा करने से क्या हुआ कि शराब की सेल्स तो बढ़ गई बहुत ज़्यादा और शराब की कीमतें भी बढ़ी, लेकिन सरकार को आमदनी उस रेशियो में नहीं। तो मैं डेटा पे नहीं जा रहा, एक मोटी मोटी बात बता रहा हूं आपको, ठीक है।
तो जब सरकार की आमदनी नहीं बढ़ी तो एक चिंता का विषय हुआ कि भाई सब कुछ हो रहा है, ये आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही। तो इस पे फिर और काम हुआ। फिर क्या करा, सरकार का जो भी ये डिसीजन होता है, जो भी पॉलिसी होती है, सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है और उसके बाद उस पॉलिसी को जो वहाँ के एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके द्वारा अप्रूवल होता है। तो पॉलिसी को अप्रूवल मिला, लेकिन उसमें उस पॉलिसी में अप्रूवल मिलने के बाद कुछ 2-3 बातें बदलाव की गई। उस बदलाव का अप्रूवल कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। पहला मामला तो ये होता है कि जो बदलाव किए गए वो वहाँ से अप्रूवल नहीं लिए गए। अब वो गलती से नहीं लिए गए, जानबूझ के नहीं लिए गए, वो अलग बात है। और उस बदलाव में जो एक खास बदलाव था, वो खास बदलाव था जो 5% का कमीशन था होलसेलर का, उसको 12% कर दिया गया। अब जब ये शराब वराब का सब मामला चल रहा था तो मैंने जैसा बोला कि जो शराब के पहले से लोग हैं या कुछ लोग शराब माफिया भी होते हैं वहाँ पे, तो साउथ की एक पार्टी जो शराब का व्यापार करती थी वो पार्टी आती है और वो भी चाहती है कि हम भी दिल्ली में अपना ये शराब का कारोबार फैलाएं। तो क्या होता है, कॉर्पोरेट लॉबिंग होती है। जो कॉर्पोरेट के लोग होते हैं वो पॉलिटिशियन से मिलते हैं, किसी के संपर्क निकालते हैं, ऐसा कर करके वो अरविंद केजरीवाल जी से भी मिलते हैं, उनके कहीं घर के आसपास किसी बिल्डिंग पर मिलते हैं। अब क्योंकि पॉलिटिशियन है, सब सतर्क हैं, अपना मोबाइल कोई नहीं ले जाएगा, ये सब चीज़ें वो करते हैं और अपने घर पर भी मिलते ना मिलके कहीं बाहर मिलते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि ये 5% को 12%, शर्त क्या है कि आपको कमीशन 12% मिलेगा, लेकिन जैसा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में सबमिट किया है, जो उसको प्रूफ मिले हैं, जैसे हवाला में होता है कि पैसे दिल्ली में दिए, वो पैसे बिना अकाउंट को रूट किए हुए केरल पहुंच गए। क्या होता है, इधर हमने किसी ए भाई को दिए, उस ए भाई का जानने वाला हवाला एजेंट उधर बी भाई वहाँ बैठा है, उसने उसको फ़ोन कर दिया, एसएमएस कर दिया, कोड कर दिया कि भाई 5 करोड़ रुपए उसको दे दो, क्योंकि वो 5 करोड़ रुपए इधर मिल चुके हैं। इस तरह से ये ट्रांजैक्शन लेन देन का चलता है। तो जब गोवा में इलेक्शन के लिए पैसों की ज़रूरत थी तो उन्हीं पैसों की ज़रूरत को पॉलिटिशियंस जो ये थे, आम आदमी पार्टी, वे भाई पैसे तो चाहिए, बिना पैसों के इलेक्शन कैसे होगा। तो ये जो 5% से 12% कमीशन बढ़ाया गया, इस कमीशन बढ़ाने में जो 6% की ये डील हुई उन साउथ वाली पार्टियों से कि ये 6% पैसा आप दिल्ली में देंगे और ये दिल्ली से हवाला के जरिए गोवा पहुंचाना था। तो उसमें जो बीच में लोग हवाला वाले लोग शामिल हुए। अब ईडी या सीबीआई जब कोई जांच करती है, बहुत तारीफ की बात है कि वो कौन सा फोटो स्टेट हुआ, कितनी कॉल्स हुई, कितने फ़ोन यूज करे, कौन कौन लोग थे। अब किसी को उठा के ला के पूछना, ईडी पूछना शुरू कर देगी। अगर वो खूब सीएम डीएम नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, तो वो तो टूट ही जाना है। टूट जाने का मतलब जो भी उसको पता है वो सारी बातें बता देगा। अब ये सारी बातें जो है जिन जिन को उठाया ईडी ने सब बता दी भाई कि यहाँ फोटो स्टेट हुई, यहाँ मिले थे, किसी ने 1-2 रिकॉर्डिंग भी कर ली जिसमें छोटी मोटी ऐसी बातें भी हुई, 2 करोड़ 2.5 करोड़ ऐसी बातें भी हुई। तो वो किया और कैसे पैसा उन कंपनियों ने यहाँ दिया, इन लोगों ने हवाला के माध्यम से ये पैसा गोवा तक पहुंचाया और गोवा में जो इनका आम आदमी पार्टी का था उसको भी ईडी ने उठा लिया। उसने बताया भाई पैसा कैसे कैसे आया। अब वहाँ इलेक्शन हुआ, पैसा खर्च हुआ, सब कुछ हुआ। अब इस बीच में जब ये रिवेन्यू वगैरह नहीं हो रही थी तो उस नीति को बदलने की बात हुई। अब क्या हुआ, जब ईडी ने ये सब कुछ देख लिया था या इसको शिकायतें मिल रही थी, इतना पैसा कि 580 करोड़ रुपए जो है सरकार का रेवेन्यू का घाटा हुआ, तो इस घाटे को देखते हुए, आधार बनाते हुए फिर एफआईआर वगैरह दर्ज हुई। तो सबसे पहले जो है आपके जो मनीष सिसोदिया जी हो गए, उनके घर में छापा वगैरह मारा। घर से कुछ नहीं मिला लेकिन लिंक मिले। लिंक क्या मिले, कौन कब मिला और वो कौन सा पोर्टफोलियो देखते थे, अधिकतर पोर्टफोलियो कौन से किसके पास थे और कब कब कौन मिला, रेस्टोरेंट व्यापारी वहाँ मिलते थे, जो भी मिलते थे वो सारी चेन को कलेक्ट किया गया। कब कब जो व्हाट्सएप की जो चैट हुई उस पर भी कुछ बातें निकल के आई कि हाँ ये क्या बातें हो रही है। हालांकि वो चैटिंग जो होती थी कोड्स में होती थी, लेकिन फिर भी पता लग जाता था। अगर हम लिख रहे हैं कि MS तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल AK, इस तरह के कुछ नाम, 2 करोड़ 2K लिख दिया, तो इस तरह की बातों से कुछ आधार मिले। अब जब ये सारा मामला जब जांच में चल रहा था तो इसी दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल साहब को भी सम्मन भेजे। 9 बार सम्मन भेजा गया, लेकिन वो सम्मन को आंसर भी नहीं दिया और प्रस्तुत भी नहीं हुए, क्योंकि ये लोग अपने लॉयर्स वगैरह से राय लेते हैं। जो लॉयर से राय देते हैं भाई इसका हम जवाब अभी नहीं देंगे, जो भी है, चाहे पॉलिटिकल इलेक्शंस का मामला था या वो अब कानूनी बचाव उसमें देख रहे थे।
अब जब ये मामला ईडी ने सब बढ़ाते चले गए तो अरविंद केजरीवाल किसी भी मंत्रालय के अध्यक्ष नहीं थे, कि कोई भी मंत्रालय उनके चार्ज में नहीं था, तो उन पर आरोप कैसे लगता। सीएम थे तो भी कैसे लगता। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है, ये तय हो गया कि इस पार्टी ने इतना इतना पैसा इस तरह से यहाँ से वहाँ पहुँचाया हवाला कारोबार के जरिए। तो जो हवाला के जरिए जो पैसा पहुँचा तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हो गई, तो मनी लॉन्ड्रिंग में एफआईआर हो गई। अब इनको क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो यानी पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो अगर पार्टी के अध्यक्ष हैं तो पार्टी में जो हो रहा है इनकी जानकारी में हो रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ लिया, उधर मनीष सिसोदिया को, और भी बहुत सारे लोगों को करा। कुछ जिनको जो साउथ के कुछ लोग थे, रेड्डी वगैरह, इनको जब पकड़ा गया तो इनको क्या करा, इनसे जब उगलवाया गया तो इनको कुछ ऐसा दिया गया कि भैया आप अगर हमारे सरकारी गवाह बन जाएंगे तो आपको हम माफ़ कर देंगे। और ऐसा भी दिखने को में आया है, जिनको भी पकड़ा गया था उन्होंने जब इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू राजनीतिक पार्टियों को भी, खासकर बीजेपी को जब चंदा दिया तो उनके पर हल्का हाथ हो गया, सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने फिर वो जितनी बातें वहां थी उनको सरकारी गवाह के रूप में दे दी। तो इस तरह से ये जो घोटाला है उसमें मेन जो चार्ज लगा कि सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ। तारीफ की बात क्या है, कितनी बढ़िया जांच हुई। अरे ऐसी जांच सारे घोटालों में हो जाए, सारे नेता अंदर हो जाएं, तो नई राजनीति का उदय हो। तारीफ की बात है, अच्छी जांच, और जांच अच्छी करती है अगर करने पे आए। तो दोस्तों ये सरकारी खजाने को जो फायदा होना था वो नहीं हो पाया, उस आरोप के आधार पर ये सारी प्रक्रिया चल रही है। हाँ, बात आती है जमानत की, 6-6, 9-9 महीने से लोग जेल में, जमानत नहीं हो पा रही। यहाँ पर एक एंगल इस बात का हो सकता है कि जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जुडिशरी भी जो है स्वच्छ रूप से, कुछ लोग जो है जुडिशरी के अच्छा काम नहीं करते हैं, वो कहीं से राजनीतिक प्रेरित होते हैं। आजकल आपने देखा भी होगा, कुछ राजनीति में आ जाते हैं अपने जज के को इस्तीफा दे करके। तो कहीं का ऐसा लगता है कि कुछ अभी भी जो जज हैं वहाँ पर करप्शन या भ्रष्टाचार की बात सुनने देखने में, और कुछ प्रूफ भी वहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों ये सारा था, और मेरी ओपिनियन में देखो, सरकारी रेवेन्यू का लॉस हुआ, बिल्कुल हुआ। सारे नेता जेल में, अच्छी बात, लेकिन जहां उनके लीगल राइट की बात आती है, जमानत, तो वो जमानत देने की बात पे राजनीति हो रही है। और एक खास बात और, इस दौरान बहुत सारे मोबाइल फ़ोन बदले गए इन सब लोगों के द्वारा। जो पूरा चार्ट है कौन कौन लोग हैं उनके द्वारा मोबाइल फ़ोन बदले गए, सिम बदले गए। और जिस दौरान ये घोटाला हुआ उस दौरान के मनीष सिसोदिया के 2 फ़ोन अभी तक ट्रेसेबल नहीं है। जो फ़ोन अवेलेबल है वो अगस्त 2022 के बाद के हैं। मामला 2022 से पहले का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसमें सहयोग नहीं कर रहे। ईडी ने एक और चार्ज उन पे लगाया कि भैया अपने मोबाइल नहीं दे रहे, क्योंकि जब तक सबूत प्रूफ नहीं होते हैं तब तक कोर्ट में इस बात में वो नहीं होती। और इन्हीं अभावों में जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था तो कहा जाता है कि जो राजा साहब थे, मंत्री थे, वो उस समय इन्हीं आधारों पर बच गए थे। तो जब सबूत नहीं होंगे तो उनका बचने का जरिया निकल जाएगा। और इन सब के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली में जो विकास या जो अच्छे काम हो रहे थे वो डेफिनेटली उस पर फ़र्क पड़ेगा। अब ये इलेक्शन किस करवट बैठता है और क्या राजनीतिक बनती है उसके बाद हमें इसमें देखा जाएगा। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से ये गलतियां सामने निकल कर आ रही हैं। पंजाब में जो इलेक्शन हुए, इसी प्रक्रम में कोई एक पार्टी थी, उसके कुछ पंजाब में भी कनेक्शन थे। उस बिजनेसमैन के पंजाब के कुछ बिजनेसेस पे क्या किया गया कि भैया इसको बंद करवा दिया, कुछ ऐसा प्रेशर। तो कुल मिला के यहाँ जो सीन बनता है ये है कि राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी ने अपने इलेक्शन लड़ने के लिए, फंड को उगाने के लिए कुछ 5% का कमीशन 12% तक पहुंचा करके किन्हीं लोगों को तो फायदा दिया, ऐसा है। अब बाकी बात आती है जब ये मामला कोर्ट में जिरह होगी तब क्या सबूत वेरीफाई हो पाते हैं, क्या नहीं हो पाते। अभी तक की जो जानकारी थी वो मेरे पास थी, वो मैंने आपको दे दी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर हम इस पर बहुत लंबा लिखना चाहें, जब हज़ारों पेज की ईडी जो है अपनी रिपोर्ट डाली तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे फैक्ट में ज़्यादा बड़े बड़े नाम नहीं लिए, ज़्यादा बड़ी बड़ी फिगर नहीं ली, जिससे कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा, आप सभी का धन्यवाद। और ये जो स्क्रीन पर और वीडियो आ रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं।
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और कुछ आप स्पेशली अगर इसमें और करवाना चाहते तो उसके लिए एक सप्लीमेंट्री एडिशनल वीडियो में बना दूंगा। थैंक यू सो मच।